अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम सब्सक्राइबर का और अपने तमाम स्टूडेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि इस चैनल को लाइक कर रहे हैं और इसके ऊपर बेहतरीन अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हमने ये प्रोग्राम जो है शुरू किया था तकरीबन 11 जून को और आज 27 जून हो चुकी है, 26 जून हो चुकी है और आज तक इन दिनों में हमारे तकरीबन कोई 2 पेपर हमने अपलोड किए हैं, तकरीबन 11 लेक्चर अपलोड किए हैं और मॉडल पेपर नंबर 187, जी हाँ मॉडल पेपर नंबर 187 और एक पेपर हमने अपलोड किया था लाहौर हाई कोर्ट में जूनियर क्लर्क का, सॉरी केयर टेकर का। ये दोनों हमारे अपलोड हो चुके हैं और इसमें जो है ना मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलाता रहूँगा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो आज जो हमारा मॉडल पेपर है वो जनाब वो भी आपको एक बात बता कराना चाहता हूँ कि जो हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू पोस्टें आती हैं, अब फॉर एग्जाम्पल 17 की पोस्ट आई है, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आई है 17 में, उसका पेपर आसान होता है। अगर पेपर आ जाता है बेसिक्स 11 का या 14 का, जैसे लाइक जूनियर क्लर्क या असिस्टेंट का, इनका पेपर जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो इस मकसद के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जितने भी ज़्यादा हो सकें आपने जो मॉडल पेपर आपने करने हैं उनमें सबसे ज़्यादा पहले वो मॉडल पेपर किया करें जो छोटी पोस्टें हों, ख़ासतौर पर असिस्टेंट का, जूनियर क्लर्क का। तो ये वाले पेपर जो होते हैं इनमें क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए पेपर थोड़ा मुश्किल बनाया जाता है। तो आज हमारा जो पेपर मॉडल पेपर नंबर है, मेरे पास जो किताब है एडिशन नंबर है वो थोड़ा पुराना एडिशन है लेकिन मे बी के मिलता जुलता ही होगा, पेपर तो सेम ही होता है। मॉडल पेपर नंबर 147 जूनियर क्लर्क का ये पेपर है और ये जो डिपार्टमेंट है सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट SNGAD 2018 में ये पेपर होता है और जूनियर क्लर्क का SNGAD। जी हाँ, तो इसके हम आज करने की कोशिश करते हैं और मैं आज इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक हूँ। हर मॉडल पेपर की हम सिर्फ 4 लेक्चर लें। जी हाँ, तो मॉडल पेपर नंबर हमारे पास जो इस वक्त पहला हमारे पास मौजूद है सवाल वो है जनाब, पिक आउट द सीरियल नंबर ऑफ सूरह मरियम इन द 114 सूरह ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक में आपको पता है कि टोटल 114 सूरतें हैं। 114 सूरतों में से मक्की सूरतें जो हैं वो हमारे पास 86 हैं और मदनी सूरत जो है वो 28 है। अब जो कुरान पाक में सूरत नंबर पहली सूरत फातिहा यानी पहली सूरत है, दूसरी सूरत बकरा है, तीसरी सूरत आल इमरान है। तो इस तरह से आपको सीरियल नंबर याद होना चाहिए क्योंकि पेपर में अक्सर आते रहते हैं और आपने सबके याद नहीं रखने, सबके याद भी नहीं होते। जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खूबियाँ बताई गई हैं, जैसे सूरह मरियम है, सूरह यासीन है, इसी तरह सूरह आल इमरान है, सूरह यूनुस है, सूरत रहमान है। तो इस तरह की जो सूरतें हैं या सबसे छोटी सूरत है या सबसे बड़ी सूरत है उनको आपने याद रखना है। अब इस सूरत के अंदर उसने ये पूछा है कि सूरह मरियम जो है, पहली बात तो यह सूरत मरियम जो है मक्की सूरत है और इसके टोटल आयात 98 हैं और इसके टोटल नंबर ऑफ सजदास, इसके अंदर कुरान पाक में टोटल सजदे 9 हैं और सूरह मरियम के अंदर भी एक सजदा आता है 58 आयात नंबर पर। जी हाँ, टोटल रकू इसके 6 हैं और सूरत नंबर 19 है, यानी चैप्टर नंबर ऑफ कुरान पाक 19 है और ये पारा नंबर सिपारा जो हमारा है 16 है। कुरान पाक का 16वें पारे में सूरत नंबर 19 पे ये मौजूद है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ए कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट, फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, एंटीवायरस। आपको ये पता होना चाहिए कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा जब कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल हो जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आप उसमें इंस्टॉल करते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। अगर ये एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ना भी हो तो कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर चल जाता है। इसका मतलब हुआ ए ऑप्शन गलत हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ जी, ये जो हम विंडो वगैरह करते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए, जब हमारा कंप्यूटर की विंडो उड़ जाती है, कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, तो इसका मतलब है जब तक विंडो नहीं होगी, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। तो उसके बाद ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये दुरुस्त जवाब है। इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो इंटरनेट चलेगा।
एंटी वायरस प्रोटेक्शन ये भी एक प्रोग्राम है। तो आपको ये सवाल नंबर 2 का ये जवाब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ना हो तो कंप्यूटर काम नहीं करता। इट मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 3, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ द लैंड लॉक कंट्री। पूरी दुनिया के अंदर टोटल जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि लैंड लॉक कंट्री कौन से होते हैं। लैंड लॉक कंट्री वो होते हैं जिनको समंदर का रास्ता ना मिलता हो, जिनको ज़मीनी रास्ता ना मिलता हो। ठीक है, आपने समुद्री रास्ते के थ्रू किसी और मुल्क में जाना है लेकिन आपके मुल्क को समंदर लगता ही नहीं है, तो इसका मतलब आप लैंड लॉक्ड हैं। तो हमारे पूरे पाकिस्तान के 4 हमसाया ममालिक हैं, भारत है, चाइना है, इधर से ईरान है, उधर से अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान वो वैध मुल्क है पाकिस्तान का हमसाया जो लैंड लॉक कंट्री है। और पूरी दुनिया में टोटल जो ममालिक हैं लैंड लॉक वो हैं 44। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच वाज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाई स्टैंड फॉर वायरलेस, फाई स्टैंड फॉर फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। इसको सितंबर 21 1998 में आपको पता है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और इसका जो मेन काम है वो ये है कि आपको इंटरनेट वाईफाई के ज़रिए से आप जो है बग़ैर किसी कनेक्शन के आप सिग्नल 10 मीटर के फासले पर आप सिग्नल हासिल कर सकते हैं और आप इंटरनेट चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाँ जी, एक कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस जो है वो एक, आपको बता दूं, वो एक प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने एक वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट हैक हो गई है, या आपको पता चला 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी कि HEC की जो वेबसाइट है वो हैक हो चुकी है। HEC की वेबसाइट कैसे हैक होगी? आपके पास एक वायरस प्रोग्राम होगा, आप अपने पास बैठ के उसको इंस्टॉल करेंगे, उसके ज़रिए से दूसरे वेबसाइटें हैक कर सकते हैं। जब तक ये प्रोग्राम इंस्टॉल ही नहीं होगा तब तक आप कोई काम भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल हैव एन MPG एक्सटेंशन। सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि MPG स्टैंड फॉर जनाब मूविंग पिक्चर ग्रुप, और एक होता है MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। जी हाँ, ये एक्सटेंशन होती है फॉर वीडियो एंड ऑडियो डाटा इनकोडिंग। ठीक हो गया। MPG जो फाइल होती है हमारे पास, जिसमें हम आपको इसका जो एब्रीविएशन है वो बता रहा है कि मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट। पिक्चर यानी मूव हो रही है। आप बताएं, फिल्म आप देख रहे हैं तो आपको एक हीरोइन दूसरे हीरोइन से मिलता हुआ देख रहा है, या एक बंदा दूसरे से बात कर रहा है, तो ये एक पिक्चर मूव हो रही है। इसका मतलब है जब पिक्चर आपको नज़र आ रही है तो इसका मतलब वो वीडियो है, जब सिर्फ आवाज़ आ रही होती है तो वो ऑडियो होती है। तो MPG किस लिए होगी? वीडियो के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन है, CD इज़ एन ऑप्टिकल डिस्क दैट इज़ यूज टू हेल्ड। आपको पता होना चाहिए CD जो होती है इसमें हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इराज कर सकते हैं यानी डिलीट कर सकते हैं, इसको दोबारा राइट कर सकते हैं, यानी इसमें हर फंक्शन हो सकता है। CD जो है हमारी CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क, CDRW। CD यानी कम्पैक्ट डिस्क, RW यानी राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, दोबारा इसको आप डिलीट करके दोबारा भी इसमें कर सकते हैं। समझ आ गई बात की? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 8 है, और 8 क्वेश्चन में वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जी आपने जो आप नोट्स बना रहे हैं, आपने ये 4 ऑप्शन जो है इनको लिख लें पहले। कंट्रोल Z कहते हैं अंडू को, अंडू यानी आपने अपना नाम लिखा, आपका नाम फॉर एग्जाम्पल है अली, आपने अली लिखा, आपने कह रहे हो हो मैंने अली लिखना ही नहीं था, तो आपने कंट्रोल Z दबाया तो अली ख़त्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि ओहो मैंने तो अली ही लिखना था, तो आप कंट्रोल Y करेंगे, उससे रेडू होता है REDU रेडू, तो वो दोबारा अली वापस आ जाएगा। इसी तरह कंट्रोल X से क्या होता है? कट हो जाता है। आपने अली लिखा हुआ है, आपने सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल X करेंगे तो वो सेलेक्ट, वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, कट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वहाँ से कट तो होता है लेकिन वो क्लिप बोर्ड में स्टोर भी हो जाता है, आप कहीं और जाके उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल U से आपने अली सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल U प्रेस करेंगे तो आपका वो अंडरलाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए वाइज फ्यूज वायर फ्यूज इज यूज। आपको ये पता होना चाहिए
कि फ्यूज़ वायर किस लिए होती है। जी हाँ, आपको पता है कि फ्यूज़ वायर जो होती है ये एक डैमेज, किसी भी चीज़ को डैमेज हो, ए प्रिवेंट डैमेज ड्यू टू अनयूजुअली हाई वोल्टेज, यानी करंट के हाई वोल्टेज से आपको बचाती है। ठीक हो गया। तो फ्यूज़ वायर जो होती है ये हमारे लिए बहुत ही अहम होती है। जब करंट, आपको पता है बिजली चली जाती है, बाद में आती है, तो बिजली का जो वोल्टेज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। उससे ये होता है कि तक कि आपके बटन भी ऑफ हों, चार्जर लगवा तो चार्जर भी सड़ जाएगा आपकी जनाब, यानी आप चाहे वो ऑफ भी बटन क्यों ना हो, इतना वोल्टेज होता है कि वो आगे लगी हुई चीज़ें भी सड़ जाती हैं। तो इसलिए ये जो फ्यूज़ वायर होता है ये उस हाई वोल्टेज से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क इन 30 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days एंड देन बी लेफ्ट आफ्टर अनदर 20 days, ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क। इस सवाल में एक आसान सा सवाल है, स्टेटमेंट आपको समझनी है कि ए और बी ने ये फैसला किया है कि वो एक काम को 30 दिन में ख़त्म करेंगे। ठीक है जी, काम शुरू हो गया, दोनों ने 20 दिन काम इकट्ठा किया, लेकिन उस वक्त बी ने काम छोड़ के चला गया। बी ने कहा जी मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ लाहौर, तो आप नेक्स्ट जो काम पड़ा हुआ है 10 दिन का वो खुद खत्म करें। अब वो सवाल ये पूछना चाहता है कि बी जो ए है वो 10 दिन का काम, बकाया जो 10 दिन का काम है वो खुद अकेला कितने दिन में करेगा। जी हाँ, ये सवाल मैं आपको करके दिखाता हूँ। जी हाँ, आपको पता है कि ए और बी ने कितने दिन में काम खत्म करना है, 30 दिन के अंदर। अब हम निकालते हैं कि ए और बी की एक दिन की रेशो क्या निकलेगी, एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 day वर्क, क्या करेंगे 1/30 कर देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि जो ए है, ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, वो जनाब काम किया उन्होंने 1/20। ठीक हो गया, टोटल वर्क 1/20। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे इनसे माइनस, तो ए की एक दिन का काम निकल आएगा। कैसे निकालेंगे, हाँ जी, हमने क्या करना है कि 130 माइनस 120, इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 60। इसको इसके बाद डिवाइड करेंगे, ये जवाब 3 आएगा तो यहाँ पर 2 आएगा, जवाब यहाँ 2 लिख देंगे। इसको इसके बाद डिवाइड करेंगे, 3 जवाब आएगा, 3 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 जवाब आ जाएगा -1/60। एक्चुअली ये 1/60 एक दिन का काम निकला इसका। इसका मतलब है टोटल काम 60 दिन में खत्म करेगा। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। आपको पता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास जनाब 11 क्वेश्चन। कहता है जी एक लाइब्रेरी है, बहुत ही अहम सवाल है, पेपर में बार बार आता है। एक लाइब्रेरी रिसीव्ड एन एवरेज 5-10 विजिटर एवरी संडे। एक लाइब्रेरी बनी हुई है जनाब लाहौर में, वो हर संडे को 510 बंदा एवरेज आ रहा है और अब दूसरे दिनों में 240 आ रहा है। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर इन द मंथ ऑफ 30 डेज। अगर 30 दिन मंथ के हों तो टोटल एवरेज एक महीने की कितनी बनेगी। वो ये भी बताना चाहता है कि आपने पहला दिन स्टार्ट करना है संडे से, यानी आज संडे है, आज हमारा पहला दिन है। और आप मुझे एक बात बता दें, आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि 30 दिन के अंदर कितने संडे आएंगे। सबसे पहले तो आपने ये फाइंड आउट करना है। देखो अगर रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा जुम्मे को हो, जुम्मतुल मुबारक हो, तो टोटल रमज़ानुल मुबारक में कितने जुम्मे आएंगे, आखिर पे 5 आएंगे। इसी तरह संडे पहला दिन है तो 30 दिन तक जो है ना संडे भी 5 आ जाएंगे। आपने क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 510 के साथ। बाकी दिन कितने बच गए, 5 गए, 30 में से 5 दिन चले गए, बाकी दिन 25 बच गए। 25 की उसने बताया 240, 25 को 240 से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को जमा करें और 30 पे डिवाइड करें, जवाब आ जाएगा। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। जी हाँ, आप देखें टोटल 30 दिन के अंदर कितने संडे आएंगे, 5। 5 को 510 से मल्टीप्लाई करें 2550। बाकी 30 दिन में से 5 दिन निकालेंगे, बाकी 25 दिन बच जाएंगे। और अदर डेज में उसने कहा जी 240 बंदा पर डे आएगा, तो 25 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे 6000 आएगा। इन दोनों को आप जमा करेंगे तो 8550। ये एक्चुअली पूरे महीने में बंदे आएंगे। अब आप बताएं
टोटल कितने दिन है 30, 30 पे आप डिवाइड करेंगे तब जवाब आ जाएगा 285। जी हाँ, ये 285 जो है ये हमारे पास इसका ये जवाब हो गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 12। एक बात याद रखिएगा, जो 12 का टेबल है ये 4 ऑप्शन मौजूद हैं, जिसके आखिर में जुफ्त अदद होगा उसके ऊपर वो तकसीम होगा, जिसके एंड पे ताक अदद होगा जैसे 3 खड़ा है और 1 खड़ा है तो इसके ऊपर नहीं होगा। तो ए और डी तो वैसे से किप कर दिया आपने। बाकी आपने सबसे पहले बी पे आपने इसको डिवाइड करें, 12 चौक 48, बाकी बच गया आपके पास कुछ भी ना बचा, 12 एकम 12, तो इसका मतलब बी पे ये डिवाइड ही नहीं होता, बी पे डिवाइड भी नहीं होता, सी पे पर ए और डी पे हमने ट्राई नहीं करना। इसका मतलब है सी वाला ऑप्शन जो है हमारे पास दुरुस्त है। आपने 4404 तकसीम को करना है, इसके ऊपर अपना 12 करेंगे तो ये जनाब वाला आपके पास 37 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक होगा। तो इसका मतलब है कि 4404 पर 12 डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ ए क्यूब, क्यूब कहते हैं मुकाब को, जैसे हमारे पास मुरब्बा होता है स्क्वायर जिसे कहते हैं, और मुकाब जिसको हम क्यूब कहते हैं। वो कहते हैं क्यूब है 3 इंचज़ विद, 3 इंच उसकी चौड़ाई है, 3 इंच लंबाई है, एंड हाइट उसकी 3 इंच है। इसका मतलब ये है, ये जो एंड पे एंड इंचज़ हाइट है, ये इसका मतलब 3 इंचज़ हाइट है, इसका मिसिंग है, इसको लिख लें 3 इंचज़ हाइट। अब 3 3 3, तो आपने क्या करना है 3 की पावर 3 लेनी है, जवाब 27 आ जाएगा। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, वो कहता है 30% ऑफ 100 इज इक्वल टू द 3%। सबसे पहले आपने क्या करना है, बहुत ही आसान सवाल है, 30% ऑफ 100 बराबर लेंगे, 30% का 100 लेंगे तो जवाब आ जाएगा 30। अब आपने 3% इन चारों ऑप्शन का लेना है, तो वो 30 के जवाब कौन सा बराबर आएगा। सबसे पहले आप 3000 का 3% लेंगे तो 90 आएगा, ये जवाब भी गलत। 3% लेंगे 2000 का तो ये 60 आएगा, ये भी गलत। 3% लेंगे 1000 का तो ये 30 आ जाएगा। इसका मतलब है 30% 100 का 30 जवाब आ गया, और 3% 1000 का 30 जवाब आ गया, तो सी ऑप्शन दुरुस्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं इफ 15 लेबर टेक 805 क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ इन 5 आवर, 35 मजदूर हैं जो कि एक खड्डा जो है खोदते हैं 805 मीटर, ठीक है, और कितने घंटों में 5 घंटों। वो कहता है कि अगर हाउ मेनी अर्थ ऑफ द 30 लेबर इन 6, कहते हैं 30 लेबर हों और 3 घंटे हों, यानी अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, एक तरफ से उसने मजदूर जो है कम कर दिए हैं और दूसरी तरफ से घंटे बढ़ा दिए हैं। वो कहता है फिर वो कितने मीटर जो है बनाएंगे। तो अब आपने इसको करना है, ये एक्चुअली सवाल इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम करके देखते हैं। तो ये सवाल आपने समझना भी है। जी आपको क्वेश्चन नंबर सामने नज़र आ रहा है कि 35 मजदूर हैं, 805 मीटर क्यूबिक वो खड्डा खोदते हैं और 5 घंटे लगाते हैं। अब बात ये आ रही है कि मजदूर काम करके उसने 30 और घंटे 1 बढ़ा दिए। अब आपने ये एक्चुअली प्रोपोर्शन का सवाल है, इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन आपको समझना है। और एक रूल आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो हमारे पास हम जो है इस तरह तीर का निशान लगाते हैं, और जब इनडायरेक्ट होता है तो हम इस तरह की तीर का निशान लगाते हैं। ठीक हो गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। जब भी इस तरह का सवाल है तो आप सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ लगाना है बराबर का निशान। लग गया, तो सबसे पहले तो इसको हल कर लेना है, x बटा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आपने x बाई 805 बाय डिफ़ॉल्ट आपने ऐसे ही लिखना है हर सवाल को, चाहे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल है चाहे वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का सवाल है। अब बात आ रही है, आपने इन दोनों का मवाजना करना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो जाए तो डायरेक्ट है, अगर एक चीज़ से कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए तो क्या होगा, इनडायरेक्ट है। ठीक है, यानी उलट है दूसरे का, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी कम हो तो डायरेक्ट, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है तो डायरेक्ट, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी बढ़ रही है, दूसरी चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब बताएं, 35 बंदे हैं, 805 मीटर खुदाई करेंगे, बंदे कम कर दिए हैं तो खुदाई भी तो कम ही होगी, बंदे भी कम खुदाई भी कम, यानी एक चीज़ भी कम हुई दूसरी भी कम होगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये तीर का निशान ऐसे आता है। हाँ जी, समझ आ गई। बंदे 35 बंदे थे, उन्होंने 805 किया, बंदे कम कर दिए 30 कर दिए, तो इसका मतलब है काम भी तो कम होगा, एक चीज़ कम हुई दूसरी भी कम हो गई, तो
क्या होगा, तीर का निशान नीचे, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, घंटे 5 है हमारे पास, हमने काम किया 805 मीटर। जब घंटे बढ़ा दिए गए हैं 6, तो काम भी तो ज़्यादा होगा, घंटे भी बढ़ गए, काम भी बढ़ गया, यानी 1 घंटा बढ़ने से काम भी ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आसान सा सवाल है। तीर का निशान इधर ही आएगा। अब आपने क्या करना है, जिस साइड पे तीर का निशान होता है वो ऊपर आती है। जैसे ये देखें, 30 डिवाइडेड बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 5, ठीक। तीर का निशान नीचे है तो 30 ऊपर आ जाएगा, तीर का निशान नीचे है तो 6 ऊपर आएगा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि 30 मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 6/5 इज इक्वल टू ज़रब 805 इज इक्वल टू x बाई 805। अब 805 को आपने दोनों साइड पे डिवाइड करना है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आप इसको उड़ाएंगे तो जवाब हमारे पास जो एग्जैक्ट जवाब आएगा वो 828 मीटर आ जाएगा। 828 मीटर, ये 828 मीटर जो है एक्चुअली हमारा सही जवाब। अब उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, क्वेश्चन नंबर 16। वो कहते हैं कंप्लीट द सीरीज 1, 2, 4, 7, 11, 16। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखें, 1 और 2 के दरमियान है 1 का फ़र्क, 2 और 4 के दरमियान है 2 का फ़र्क, 4 और 7 के दरमियान है 3 का फ़र्क। इसका मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये फ़र्क बढ़ता जा रहा है। तो 11 और 16 के दरमियान फ़र्क है 5 का, इसका मतलब अगला फ़र्क 6 का होगा। जी हाँ, 16 और 6 22 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। ये आपको पता है कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ा रहा हूँ, तो हमारा जो लेक्चर इंग्लिश के ऊपर चल रहा है वो प्रेजेंट का मैंने आपको पढ़ा दिया था कल, तो आज हम पास्ट भी पढ़ेंगे ताकि इंग्लिश भी आप खासा सीखें। खैर, हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो जो हमारा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा है वो अगर माजी में हो तो आगे हमारा पर्सन भी चेंज होंगे और स्टैंड भी चेंज होगा। वो कहता है जी कि शायद ब्रदर सेड टू हिम प्लीज़ वेट फॉर हिम। आपको पता है कि वो प्लीज़ का मतलब है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। सबसे पहला तो आपने एक में ऑप्शन नंबर में आस्क्ड है, दूसरे में सुजेस्ट कर रहा है, तीसरे में फिर सेड कह रहा है, तो आखिरी में रिक्वेस्टेड कर रहा है। तो शायद ब्रदर रिक्वेस्टेड टू हिम वेट फॉर हिम। अब जो आखिरी मी है, मी एक्चुअली फर्स्ट पर्सन होता है, मी चेंज होगा शायद के साथ तो हिम आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 है चेंज द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अगर आपको टेंस आते हैं तो आप तब ही जाके जो है ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाएंगे। खैर चलते हैं हम। वो कहते हैं शी वाज वाचिंग ए फिल्म। देखें जी, पैसिव वॉइस का ये असूल है कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म फिक्स होती है और जो इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो जब आप असूल पढ़ेंगे तो आपको आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वाज दिया हुआ है तो वाज के साथ हमेशा बीइंग लगता है। तो क्या जवाब आएगा? ए फिल्म वाज बीइंग वॉच्ड बाई हर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इसमें फिर आपके पास वही पैसिव दिया गया है, आई विल हैव फिनिश द वर्क। आई विल हैव के साथ क्या लगेगा? विल हैव बिन लगेगा। दैट बुक विल हैव बिन फिनिश्ड बाई मी। ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ए यंग पुलिस ऑफिसर विज वाज चार्ज। याद रखिएगा चार्ज के साथ हमेशा विद लगता है। चार्ज विद द टास्क ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द प्रिजनर। उन्होंने कहा जी कि जो यंग पुलिस ऑफिसर है उसके ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाएगी कि उसने प्रिजनर को ट्रांसपोर्ट कराना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 21 क्वेश्चन है हमारे पास सिनोनिम से आ गए। ठीक है, आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर आपको सिनोनिम जो होते हैं वो पूरे आने चाहिए। हाँ जी, बैनिश का मतलब होता है जिला वतन करना, रिहा मतलब है बार कर देना। जैसे नवाज शरीफ हमारे लिए बिग एग्जांपल है, नवाज शरीफ इस वक्त जिला वतन। ठीक हो गया। और इसी तरह इसी ऑप्शन में रिकॉल का मतलब होता है वापस तलब कर लेना। आप जा रहे हैं, आपको रिकॉल किया गया, वापस तलब किया गया। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? एग्जाइल का मतलब भी जलावत नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। डाइजेस्ट का मतलब होता है तहलील करना, तरतीब देना या हजम। और एक्सोनरेट का मतलब होता है बोझ उतारना। एक्सोनरेट का मतलब क्या है? बोझ उतारना। तो ऑप्शन नंबर
21 का बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। इसमें भी वही सुनानियम पूछे गए हैं। तो सुनानियम आप कोगलेट, कोगलेट का मतलब होता है जम जाना, मुंज में दो जाना। ठीक है, किसी चीज़ को आप रख दें वो जम जाती है। पानी पड़ा हुआ है, पानी को आप रख देते हैं फ्रिज के अंदर तो वो जम जाता है, तो मजबूत हो जाती है ना पानी। तो इसी तरह कोलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, सोल्टिफाई का मतलब होता है मजबूत करना, जम जाना। ठीक है, सोल्टिफाई इसका ऑप्शन दुरुस्त है। मिक्स का मतलब होता है मिलावट करना, और मेल्ट का मतलब होता है पकड़ना। ऑप्शन नंबर इसका भी बी दुरुस्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्लीट द इडियम पेयर ऑफ वर्ड्स। ए स्लीपिंग क्या आएगा? ए स्लीपिंग बर्ड्स कैच नो फिश, डॉग कैच। इसमें एक्चुअली जो आपको इसका एक कहावत बनी हुई है ना, वो ये है कि सोता हुआ लूमड़ कभी कोई लूमड़ी नहीं पकड़ता, कोई पोल्ट्री नहीं पकड़ता। सोता हुआ लूमड़ कभी कोई पोल्ट्री नहीं पकड़ता। कि सोता हुआ लूमड़ जो है वो कोई पोल्ट्री नहीं पकड़ता। क्या जवाब आना चाहिए हमारे पास? स्लीपिंग फोक्स कैच नो पोल्ट्री, कैचेज नो पोल्ट्री। स्लीपिंग फोक्स कैचेज नो पोल्ट्री। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। जी हाँ, 24 क्वेश्चन है हमारे पास कि द इडियम, ये भी इडियम है, ये दूसरी बार सवाल आ रहा है पेपर में, मतलब बल्कि तीसरी बार आ रहा है, यानी कि जो हम पहले 2 पेपर पढ़ चुके हैं उन दोनों में ये आया हुआ था। तो रिपीटेड क्वेश्चन थर्ड, टू बरी द हैचेट मीन। हैचेट का मतलब होता है अमन, यानी कि पीस। तो टू बरी द हैचेट का मतलब होगा टू मेक ए पीस, टू अमन कायम करना। ए ऑप्शन दुरुस्त हुआ। बी ऑप्शन नहीं बनता, टू मेक ए फुल चवाइस, बेवकूफ़ाना मतलब है सिलेक्शन करना, रॉन्ग डिसीजन, गलत डिसीजन, लूज समथिंग इंपॉर्टेंट, अहम चीज़ खो देना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त होगा। 25 और आज का क्वेश्चन नंबर आखिरी, फिल इन द ब्लैंक। इंडस्ट्री हैड डिस्ट्रॉयड द लिवलीहुड ऑफ मैनी। वो कहता है कि सनत ने बहुत से कारीगरों का ज़रिए मुआश ख़त्म कर दिया। आप देखें जी, पहले ज़माने में बैंकों में काम होता था, रजिस्टर बेड के ऊपर मैनुअल काम होता था। बहुत से लोग जो है ना बड़ी मतलब है कि रात गए तक काम करते थे। जब से ये कंप्यूटर आया है, जो काम पहले 10 बंदे कर रहे थे वो एक ही बंदा कर रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि सनत ने ज़रिए मुआश, जो मजदूर थे, कारीगर थे, एक्सपर्ट थे, उनका ज़रिए मुआश ख़त्म कर दिया। इसका मतलब ये है। तो क्या जवाब होना चाहिए कि इंडस्ट्री हैज़ डिस्ट्रॉयड द लिवलीहुड ऑफ मैनी आर्टिसंस। आर्टिसंस का मतलब होता है कारीगर। इसमें ऑप्शन नंबर हमारे पास ए दुरुस्त है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारे 25 कंप्लीट हो गए। तो इंशाल्लाह कल हम इसको क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इसके बारे में हमें जो है अपनी राय, कीमती राय से आगाह कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं वो भी फ़ायदा उठा सकें, जिनको नहीं पता। आपके जो क्लास फेलो हैं, आपके जो दोस्त हैं जो PPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने जनाब एक काम ये भी करना है कि आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उसके ऊपर आपने जो नोट्स बना रहे हैं उसके ऊपर आपने पेज शेयर करना है, ताकि मैं मज़ीद आपको बता सकूँ कि आपने मज़ीद कैसे बेहतर बनाना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। पाइंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।